हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान का भाग 1 से शुरू होता है। इसमें मैं आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा बहुत डिटेल से, और आप लोगों ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों, जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक ये भाग 1 है। तो इसमें क्या है मैं बताता हूँ। इसमें भारत के राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 1, अब डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत राज्यों का संघ है ऐसा बोला गया है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 1 में। और हमने ये संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है दोस्तों? ये हमने ली है कनाडा के संविधान से। ठीक है। अनुच्छेद 1 के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाती है। किसी भी नए राज्य की भारत में अगर हम स्थापना करेंगे या किसी कानून के द्वारा किसी नए राज्य को हम अपने भारत क्षेत्र में मिलाएंगे, तो उसका अधिकार भारत की संसद को देता है अनुच्छेद 2। उसके बाद अनुच्छेद 3 जो कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जो राज्यों का निर्माण वो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में बदलाव की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है, ऐसा अनुच्छेद 3 कहता है। यानी कि अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को ये पावर दे देते हैं कि जिससे वह किसी भी राज्य का क्षेत्र विस्तार कर सकता है। ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण, जैसे हाल सबसे नया राज्य जो बना था तेलंगाना, उसके बाद जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो ये जो शक्ति संसद के पास है वो अनुच्छेद 3 के तहत संविधान ने उसे प्रदान की है। अनुच्छेद 4 जो है वो ये व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था करता है अनुच्छेद 4। ठीक है। तो ये आपके 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जब आज़ादी के तुरंत बाद ही राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग उठ रही थी। तो इस आधार पर गठित होने वाला, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो देश का पहला राज्य था दोस्तों, वो था आंध्र प्रदेश। ये 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया, और इस समय इसकी राजधानी जो कुर्नूल थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय कुर्नूल थी। अभी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। राज्यों के सीमाओं के पुनर्गठन की जो सिफारिश करने के लिए अगस्त 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे फजल अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया है। राज्यों का पुनर्गठन का जो एक्ट था, आयोग की सिफारिश पर एक अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा, जो 1956 में लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया, तो जुलाई 1956 में इसका आंसर होगा। इसके बाद भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा दमन दीव को कब भारत ने अपने अधिकार में लिया, 1961 में। ठीक है, ये पुर्तगालियों के पास ये क्षेत्र हुआ करते थे, और 1961 में इसे भारत संघ में मिला दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत में क्षेत्रीय परिषदों की, तो राज्यों को क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, देखो दोस्तों, ये 1956 में इसकी स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई 1957 में। ठीक है, 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसके तहत 1957 में इसकी स्थापना की गई। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान देना है, क्षेत्रीय परिषद कितनी है, 5 है, और इनका गठन किया गया था 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1957 में।
एक के बाद मैं आपको बताऊंगा भाग दो, भारत की नागरिकता। भाग दो में भारत की नागरिकता के संबंध में कानूनों का उल्लेख किया गया है। भाग दो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है? 1955 का है। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने इसे बोरो किया गया है। अब इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद वाइज। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है, अनुच्छेद 5। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे उनके संबंध में जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं, उनके बारे में बात करता है अनुच्छेद 6। और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान ये करता है। अनुच्छेद 9 किसी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारत का नागरिक न होने का प्रावधान करता है। अगर अनुच्छेद 9 के तहत ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दिया जाए या किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया जाए तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 9 में। इसके बाद अनुच्छेद 10 जो कहता है, अनुच्छेद 10 का में वर्णन किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संसद को यह अधिकार देता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। इसी अधिकार के तहत 1955 में संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं दोस्तों। जन्म से, अगर कोई व्यक्ति जन्म से भारत में जिसका जन्म हुआ है वो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा, वो ऑटोमेटिकली जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, लेकिन इसका अभी प्रावधान ये है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक, वंश परंपरा के आधार पर, जिसके ये दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका देशीकरण के द्वारा, यानी कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति, अगर यहाँ कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति अगर भारत में रहता है और 5 साल से ज़्यादा वो भारत में रहने लगा है और उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा लेना पड़ेगा और उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसके अलावा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, जैसे किसी विदेशी महिला की शादी भारतीय पुरुष से हो जाए तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जो 5वां तरीका है दोस्तों वो है क्षेत्र समावेशन से, अर्थात अगर हम किसी भूभाग को भारत संघ में मिला देते हैं तो वहाँ के सारे नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये 5 प्रकार से हम भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें भारत की नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो भारतीय नागरिकता का जो अंत हो सकता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 तो वही कि यदि कोई नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग कर दे, या नंबर 2 वह किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, या नंबर 3 भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता उससे छीन ली जाए। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बताता है। भारतीय संविधान का भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है और इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, और इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है, और अगर इमरजेंसी का समय हो तो उस समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित किए जा सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें मूल अधिकारों के संक्षिप्त इतिहास के बारे में, तो दोस्तों 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। उसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र
जारी किया और उसमें मूल अधिकारों की मांग करी। और मूल अधिकारों का ये प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसमें बनाया गया था कि किस प्रकार से हमारे मूल अधिकार होने चाहिए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल अधिकार में जब संविधान बना था तो मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार हुआ करते थे दोस्तों। ये मूल अधिकार 7 थे। मूल अधिकार होते क्या हैं, सबसे पहले ये भी हमें जानना चाहिए कि मूल अधिकार वे हमारे अधिकार होते हैं जिनके हनन होने पर हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। कानूनी अधिकारों और मूल अधिकारों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मूल अधिकारों के हनन के होने की स्थिति में हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 और 19 को में था, इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 एम के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। मतलब अब संपत्ति रखने का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 है। अब ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं, हम एक बार इन पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में विभिन्न प्रकार की समानताओं के बारे में संविधान में बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार, दूसरा नंबर का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जो संविधान का जो सबसे पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान किया गया है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यानी कि कानून के समक्ष हम सभी लोग समान होंगे। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ। ठीक है, इसी अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि जो सार्वजनिक भोजनालय हैं या सार्वजनिक खेल क्रीड़ा के स्थल हैं, वहाँ पर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें सभी को अवसर की समानता। और अनुच्छेद 16 का ही 4 यहाँ पर ये प्रावधान करता है कि जो SC, ST, OBC के लोग हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को आरक्षण की बात कहता है। ये अपवाद इसमें अनुच्छेद 16 का है, इसमें अनुच्छेद 16 4 में। इसके बाद अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो ये कहता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में, यानी कि छुआछूत का भारत में अंत होगा, यानी कि कोई भी छुआछूत से संबंधित क्रियाकलाप नहीं करेगा। अगर ऐसा वो करता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में कहा गया है, यानी कि भारत में जो चलने वाली ब्रिटिशकालीन उपाधियाँ थी जैसे राय बहादुर, ठीक है, सर या महाराजा, इस इत्यादि जो उपाधियाँ थी, इन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। भारत रत्न और सेना में जो उपाधियाँ दी जाती हैं और जो शिक्षा में जो उपाधियाँ दी जाती हैं, इनको उपाधियों ये अपवाद स्वरूप है, ये उपाधियाँ दी जा सकती हैं। ठीक है, तो भारत रत्न भी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, ये उपाधि नहीं है बल्कि एक सम्मान है। ठीक, तो अनुच्छेद 18 के बाद हम अनुच्छेद 19 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के जो अधिकार हैं, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 में कहता है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, जबकि अब 6 ही स्वतंत्रताएँ हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी हैं ये स्वतंत्रताएँ? अनुच्छेद 19A में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अनुच्छेद 19(1) में जो भारत में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19A के तहत दी गई है, यानी मतलब प्रेस जो है, प्रेस स्वतंत्र है अपने आप में। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी युक्त प्रतिबंध कहा गया है कि कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, संविधान विरुद्ध कोई भी बातें नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। कहा गया है दोस्तों
कि 3 प्रकार की हम स्वतंत्रताएँ देते हैं। 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएँ होती हैं अनुच्छेद 3 के तहत, नंबर 1 है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार जो है सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, दो अपराधों के संबंध में जो 2 सिद्धि है उसके तहत नंबर 1 तो यह है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। उसके अलावा दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसमें कहा गया है कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून चल रहा है उसी के आधार पर सज़ा दी जाएगी। बाद में बनने वाले कानूनों से उस व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। और नंबर तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट, कोई भी अपराधी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसको आप ज़बरदस्ती स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं इसमें दी गई हैं। और अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, यानी कि हमारे जीवन जीने का अधिकार और अपने देह से संबंधित अधिकार के बारे में इसमें कहा गया है। ये बहुत बड़ा विस्तृत कॉन्सेप्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21A में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों या बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसे 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बहुत प्रकार के अधिकार हैं, जैसे शुद्ध हवा लेने का अधिकार, शुद्ध भोजन करने का अधिकार, शुद्ध जल ग्रहण करने का अधिकार। ठीक है, उसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान अगर कोई करता है तो वो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एक प्रकार से उल्लंघन है। तो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान भी नहीं कर सकता, गंदगी भी नहीं फैला सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्ट है। तो ये अनुच्छेद 21 आपके सामने है। उसके बाद हम अगर बात करें अनुच्छेद 22 में जो स्वतंत्रता हमारे दी गई हैं, इसमें गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके संबंध में भी व्यक्ति को अधिकार दिए गए हुए हैं से हैं जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कर देते हैं किसी नागरिक या व्यक्ति को। तो इसमें कहा गया है नंबर 1 कि हिरासत में लेने का कारण बताना। नंबर 1 कि किसी व्यक्ति को जब हम जेल में डालते हैं या अरेस्ट करते हैं तो उसे कारण बताना होगा। और दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अंतर्गत आने जाने का समय अगर हम छोड़ दें और 24 घंटे के अंतर्गत उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना। ठीक है, और नंबर 3 उसे अधिकार मिलता है कि वह अपनी पसंद का कोई भी वकील रख सकता है सलाह लेने के लिए। ठीक है, तो 3 प्रकार की ये स्वतंत्रताएँ गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में दी गई हुई हैं। इसके अलावा एक निवारक निरोध का भी कॉन्सेप्ट इस अनुच्छेद में दिया गया है। ये निवारक निरोध का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को देख के ये लगता है कि वो अपराध कर सकता है, कोई अपराध कर सकता है, तो उस स्थिति को पहले ही उसका निवारण कर दिया जाए, मतलब उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना, ये निवारक निरोध है। यानी कि व्यक्ति को पहले ही क्या कर दिया जाए, निरुद्ध कर दिया जाए, उसको अरेस्ट कर दिया जाए घटना होने से पहले ही। अगर कहीं पर कोई ऐसी शंका होती है कि ये घटना हो सकती है तो पहले ही निरुद्ध कर दिया जाए। और निवारक निरोध के संबंध में जो ये मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि अपराध करने से रोकना इसका कॉन्सेप्ट मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक निवारक निरोध के बारे में आप लोगों समझ गए होंगे। इसके अलावा निवारक निरोध के संबंध में अनेक कानून भारत में आए। जैसे अगर हम बात करें, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया, मीसा एक्ट जिसे बोला गया। ठीक है, और इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया। ठीक है, इसी प्रकार से आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आया। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के कानून समय समय पर संसद के द्वारा निवारक निरोध के संबंध में लाए जाते हैं, जिससे क्या किया जाता है, किसी भी घटना को होने से पहले ही रोक लिया जाता है। तो ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तब तक अब अगला टॉपिक हम जल्दी ही दूसरा टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।